तो सभी को नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और राजस्थान की स्थिति विस्तार के अंतर्गत अपन ने देखा था पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कितने प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो होती है उसकी कौन सी स्थिति, खगोलीय स्थिति होती है, और दूसरी कौन सी स्थिति होती है, भौगोलिक स्थिति होती है। और खगोलीय स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, खगोलीय स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, ग्लोब के आधार पर किया जाता है। इसी कारण खगोलीय स्थिति को क्या कहते हैं, ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। और ग्लोबीय स्थिति को पुनः कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है, अक्षांश और देशांतर। क्योंकि ग्लोब पर क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या काम आती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण में काम आती है, और यह किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण में काम आती है। इसी वजह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भौगोलिक निर्देशांक बोला जाता है। तो इसे भौगोलिक निर्देशांक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण में काम आती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर स्थान है, उस स्थान का निर्धारण कितने प्रकार से होता है, उस स्थान का निर्धारण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। यह अपन ने पहले पढ़ा है, समझा है इसको। और वह दो प्रकार कौन कौन से होंगे, एक तो होती है उसकी कौन सी होती है, खगोलीय स्थिति। कौन सी स्थिति होती है, खगोलीय स्थिति होती है। और दूसरी कौन सी होती है, भौगोलिक स्थिति होती है। कौन सी होती है, भौगोलिक स्थिति होती है। और अपन ने यह भी देखा था कि भौगोलिक स्थिति में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति में क्या आता है, इन सभी को अपन ने जानने का प्रयास किया था। और उसके बाद में जो खगोलीय स्थिति है, इस खगोलीय स्थिति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, ग्लोब के आधार पर किया जाता है। और ग्लोब क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा था। ग्लोब पृथ्वी का क्या होता है, प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है। और उस ग्लोब पर क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। तो ग्लोब है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। इसी कारण ग्लोबीय स्थिति को वापस अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि ग्लोब पर क्या होता है, अक्षांश और क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। और ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण हमेशा किसके आधार पर किया जाता है, अक्षांश और देशांतर के आधार पर किया जाता है। इसी वजह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं भौगोलिक निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्या बोला जाता है, भौगोलिक निर्देशांक कहते हैं। और किसी भी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण है, या किसी भी भौगोलिक स्थिति को यदि अपन को इंडिकेट करना है तो किसके आधार पर कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर के आधार पर कर सकते हैं। इसी वजह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। जैसे भौगोलिक निर्देशांक देखें तो मानचित्र पर या ग्लोब पर ऐसी जो खड़ी रेखाएं होती है वह क्या होती है, वह क्या होती है, देशांतर होती है। क्या होती है, देशांतर होती है। और उसके बाद में ग्लोब पर जो ऐसी आड़ी रेखाएं होती है, क्या होती हैं, आड़ी रेखाएं होती है, वह क्या होती है, वह क्या होती है, अक्षांश होती है। क्या होती है, अक्षांश होती है। जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे भौगोलिक निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, भौगोलिक क्या बोला जाता है, निर्देशांक कहा जाता है। और भौगोलिक निर्देशांक यह किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण में काम आता है। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर यह क्या है, राजस्थान है। क्या है, यहाँ पर यह क्या है, राजस्थान है। अब राजस्थान की स्थिति का निर्धारण करना है तो माना यह अपन ने ले लिया 0 डिग्री अक्षांश ले लिया, और यह 0 डिग्री क्या ले लिया है, देशांतर ले लिया, और यह 0 डिग्री क्या ले लिया है, अक्षांश ले ली। यह रेखा है क्या है, 0 डिग्री अक्षांश ले ली। यह क्या ले लिया अपन ने, 0 डिग्री देशांतर। अब यह जो भौगोलिक निर्देशांक यह हो गया, और
इसमें भौगोलिक निर्देशांक यह हो गया, यह भौगोलिक निर्देशांक, यह भौगोलिक निर्देशांक। अब अपन आगे पढ़ेंगे, राजस्थान की स्थिति का निर्धारण करना है। तो इसमें जैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखें तो कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है कि नहीं है। तो इस राजस्थान की स्थिति का निर्धारण अपन ने किसके आधार पर किया, अक्षांश के आधार पर किया। उसी तरह से किसके आधार पर होगा, देशांतर के आधार पर होगा। तो इन भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजस्थान इन अक्षांशों में फैला हुआ है, इन देशांतरों में फैला हुआ है। क्या समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। तो ग्लोब है, ग्लोब के बारे में भी अपन ने देख लिया था, ग्लोब के बारे में देख लिया था ना। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जिस पर क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। और पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली जो अक्षांश है वो कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश है। और पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाला देशांतर वो भी कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर होता है। अब अपन ने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, किसके बारे में देखा था, ग्लोब के बारे में। और ग्लोब में अपन ने क्या देखा था, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी का क्या होता है, प्रतिरूप होता है। यह पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। और यह जो रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती, यह सब क्या होती है, देशांतर होती है। क्या होती है, देशांतर होती है। और जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती है वह सब क्या होती है, अक्षांश होती है। क्या होती है, अक्षांश। जैसे यह रेखाएं हैं, यह कौन सी होती है, अक्षांश होती है। क्या होती है, अक्षांश। यह सब क्या है, अक्षांश रेखाएं। यह क्या है, अक्षांश। और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, ग्लोब है। तो आप पूछे ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या होता है, मॉडल होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, जिस पर क्या होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। और इसके बाद में अपन ने यह देखा था कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति में जो खगोलीय स्थिति होती है उसका निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। और उसमें अपन ने यह देखा था अक्षांश क्या होती है, क्या है, अक्षांश। और इस अक्षांश के अंतर्गत अपन ने इस अक्षांश शब्द को तोड़ा था। इसमें एक तो शब्द निकला अक्ष और दूसरा क्या निकला है, अंश निकला है। अंश का मतलब क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री। एंगल होता है, कोण होता है। क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। डिग्री बोलो एक ही बोलो, अंश डिग्री कोण एक ही होता है। और इसके अंतर्गत अपन ने क्या समझा था, अक्ष के बारे में समझा था कि नहीं समझा। अक्ष क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती, यह सब अच्छे से समझा है। और एक बार मैं पुनः भी समझा लेता हूँ, फिर आगे अपन राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो इसमें अपन ने सबसे पहले समझा था अक्ष के बारे में। किसके बारे में, अक्ष के बारे में। यह क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। और यह ग्लोब का सेंटर है। ग्लोब यानी पृथ्वी, पृथ्वी बोलो ग्लोब बोलो एक ही है। तो यह ग्लोब का सेंटर है, पृथ्वी का क्या है, सेंटर है, केंद्र है। अब उसके बाद में मैंने आपको यह भी बताया है, यानी यह क्या है, यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है, यह पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। यह पृथ्वी का अंतिम छोर है क्या नहीं है, पृथ्वी का क्या है, अंतिम छोर है 90 डिग्री। ये उत्तर में, इसीलिए इसे 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। उसी तरह से यह 90 डिग्री क्या है, यह दक्षिण में अक्षांश है। यह पृथ्वी का अंतिम छोर है दक्षिण में, तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली यह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है। और मैंने आपको यह बताया था ग्लोब पर या मानचित्र पर जो भी रेखाएं वो सब कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं होती। कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश हो, देशांतर हो, या जो भी भौगोलिक निर्देशांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अक्ष क्या है, तो अक्ष पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली ऐसी काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन रेखा, जो दोनों ध्रुवों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब मैंने आपको यह अक्ष बताया, यह काल्पनिक रेखा बताई है, यह ऐसे झुकी हुई क्यों है,
इसका रीजन क्या है ये भी बताया था आपको, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। यदि अपन इसको काल्पनिक अक्ष मान ले, क्या मान ले, यह पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष मान ले, तो पृथ्वी यह वास्तविक रूप से बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे सीधे नहीं है। यानी पृथ्वी अपने जो यह अक्ष है, क्या है, यह पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। इस अक्ष से कितनी डिग्री झुकी हुई, यहां से यह 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई अक्ष के सहारे। यदि अपन बात करें समतल या तल, यह क्या है, यह है समतल, या इसे बोला जा सकता है कक्ष बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है, कक्ष। और पृथ्वी अपनी कक्षा के सहारे कितनी डिग्री झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी है बताइए, यह 23.5 डिग्री, यह 90 डिग्री का एंगल, उसमें से 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई, तो पीछे कक्षा पे कितने डिग्री झुकी होगी, 66 डिग्री। कितने डिग्री, 66 डिग्री पृथ्वी अपने कक्षा पर झुकी हुई है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसी अक्ष के सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। यह पृथ्वी की कौन सी गति है, घूर्णन गति है। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति को और क्या कह सकते हैं बताइए, घूर्णन गति को अक्षीय बोलेंगे, कक्षीय बोलेंगे, अक्षीय बोलेंगे, कक्षीय बोलेंगे, बताइए। अक्षीय यानी अक्षीय गति होती, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती, इसका मतलब कौन सी गति होगी, अक्षीय गति। और अक्षीय गति को और किस नाम से जाना जाता है, दैनिक गति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दैनिक। यानी पृथ्वी की अक्ष पर घूमती है तभी तो दिन रात बनते। दिन रात का मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब एक दिन, यानी एक दिन बोलो या दैनिक बोलो, क्या होता है, एक ही होता है। तो इसे घूर्णन गति बोला जाता है, अक्षीय गति कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे परिक्रमण कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है। परिक्रमण, परिभ्रमण मैंने आपको बताया था, मंदिर के चारों ओर क्या करते, परिक्रमण करते। तो परिक्रमण तो कौन सी कक्षा वाली गति होगी, कक्षीय गति को कहते हैं। और अक्षीय गति को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति करती है। तो ये एक ही है, ध्यान रखना, घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, रोटेशन बोलो, एक ही होता है। अब यह तो अपन ने देख लिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। लेकिन यह घूर्णन गति किस दिशा में करती है, घूर्णन गति किस दिशा में करती बताइए। ये जो घूर्णन किस दिशा में कर रही, ये उत्तर दिशा है। यह कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। यह कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। यह कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। इसी वजह से सूर्योदय कहाँ पर होता है, सूर्योदय कहाँ पर होता है, सूर्योदय कहाँ पे होता है, पूर्व में होता है। और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, सूर्यास्त कहाँ पे होता है, पश्चिम में होता है। ऐसा क्यों होता है, यानी सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती। किस दिशा में करती, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यह ध्यान रखना। यदि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती तो ये स्थिति बिल्कुल उलट जाती कि नहीं जाती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है, कल बताया था। और उसके बाद में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। अब जैसलमेर और धौलपुर में सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर है कि नहीं है। यह अंतर किस वजह से है, यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। क्योंकि राजस्थान का धौलपुर जिला सबसे पूर्व में, और सूर्योदय हमेशा सबसे पहले कौन सी दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। और पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो सूर्योदय में धीरे धीरे क्या होगा, यानी अंतराल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पे होता है, कहाँ पे, जैसलमेर में। इसी कारण जैसलमेर और धौलपुर में सूर्योदय में कितना अंतर है, 35 मिनट 8 सेकंड का। राउंड फिगर की बात करें तो लगभग कितने, 36 मिनट का, यानी आधे घंटे का लगभग क्या है, अंतर पाया जाता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति की वजह से होता है। और पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में
ये अक्ष अपने समझा है। उसके बाद में अपने अक्षांश और अक्षांश रेखाएं भी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सभी को याद है अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या फर्क है? सभी को पता है ना? अक्षांश क्या होता है बताइए? अक्षांश तो क्या होता है? अक्षांश को अपन बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षांश को बिंदु कह सकते हैं और अक्षांश रेखा को समानांतर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानांतर कह सकते हैं, यह ध्यान रखना है। तो अब अपन यहाँ पर समझते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या है। अक्ष तो समझ लिया है, अब क्या समझेंगे? अक्षांश अलग होता है और उसके बाद में अपन समझेंगे अक्षांश रेखाएं। क्या बोल सकते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो अक्षांश है इसे क्या बोला जाता है? इसे अक्षांश, इसे बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे क्या कह सकते हैं? बिंदु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अक्षांश बिंदु कह सकते हैं। और अक्षांश रेखा को क्या बोला जा सकता है? इसे बोला जाता है समानांतर, समानांतर अक्षांश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानांतर अक्षांश कह सकते हैं। तो यह एक ही है, ध्यान रखना। अब इसमें अपन यहाँ पर यह समझ रहे हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या फर्क है। तो यह क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। अब उसके बाद में यह है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यह 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। क्या है? यह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और यह 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। और उसके बाद में यह बताया था पृथ्वी का जो केंद्र है, उस पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के सेंटर से होकर यह अक्षांश रेखा जा रही है। इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश को और किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब क्या होता है? सेंटर। पृथ्वी के सेंटर से जा रही है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। और इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और सबसे मुख्य अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। ये मुख्य अक्षांश रेखा क्यों है? क्योंकि यही उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों का क्या करती है? निर्धारण करती है। इसी वजह से 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे मुख्य अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को और क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। क्योंकि विषुव का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, समकोण पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पर पड़ती है, सीधी पड़ती है, ऊर्ध्वाधर पड़ती है। इसी वजह से 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यह भी ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की ओर जाएंगे। चाहे उत्तर ध्रुव की ओर जाओ, चाहे कहाँ जाओ? दक्षिण ध्रुव की ओर जाओगे, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है? क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? बढ़ती कहाँ है? वृद्धि कहाँ होती है? कमी होती है। यह लंबी अक्षांश रेखा, अब पृथ्वी गोल है, अब यहाँ जाएंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे ही 90 डिग्री ध्रुव की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होगी? कमी आएगी। कमी आते आते लास्ट में क्या एक बिंदु बचेगा कि नहीं बचेगा? कल पढ़ा था। और जैसे ही वापस अपन ध्रुवों से कहाँ आएंगे? विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होगी, कमी होगी? वृद्धि होगी। तो 0 से 90 की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, वापस 0 डिग्री अक्षांश की ओर आने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब बताइए, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, कमी होती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, यानी 0 डिग्री अक्षांश निम्न अक्षांश है, यानी सबसे कम मान वाला है, और ये 90 डिग्री सबसे ज्यादा मान वाला है, तो ये उच्च अक्षांश हो गए। यह क्या हो गया? निम्न अक्षांश। जैसे ही निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होगी? कमी होगी। और उच्च अक्षांश से जैसे ही वापस आएंगे, निम्न अक्षांश की ओर आएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अपन यहाँ पर अब समझ रहे हैं अक्षांश। क्या समझ रहे हैं? अक्षांश समझ रहे हैं। अब उसके बाद में
यह तो क्या हो गया 90 डिग्री अक्षांश हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री अक्षांश। और उसके बाद में माना कि यहाँ पर अपन ने ले लिया 20 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर अपन ने ले लिया यह 45 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर यह ले लिया क्या है 20 डिग्री अक्षांश। ये सब क्या उत्तरी अक्षांश है कि नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश है। और यहाँ पर अपन ने ले लिया यह 45 डिग्री अक्षांश। और उसके बाद में यहाँ पर अपन ने ले लिया जैसे 70 डिग्री अक्षांश, क्या ले लिया 70 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर अपन ने ले लिया 70 डिग्री अक्षांश। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और यहाँ पर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और उसके बाद में यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और यह क्या है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पर अपन ने ले लिया माना कि 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ पर 70 डिग्री अक्षांश, और यह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यह तो हो गया अक्षांश। और अक्षांश की परिभाषा अपन ने क्या लिखी थी, क्या पढ़ी थी, यानी पृथ्वी के केंद्र से, यह पृथ्वी का क्या है सेंटर है, क्या है पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का क्या है सेंटर है, पृथ्वी के केंद्र। और यह पृथ्वी की क्या है सतह है, क्या है पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई स्थान है कि नहीं है, बिंदु है, कोई स्थान है, कोई क्या है अक्षांश है। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान या बिंदु को मिलाने वाली जो कोणात्मक दूरी होती है, वह कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती है। तो पृथ्वी की केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान के मध्य कोणात्मक या कोणीय दूरी क्या है, यह तो क्या होती है कोणात्मक दूरी होती है, या इसे अपन क्या कह सकते हैं कोणीय दूरी, क्या कह सकते हैं कोणीय दूरी। और यह कोणीय दूरी या कोणात्मक दूरी किसके मध्य होती है, किसके मध्य होती है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान के मध्य कोणात्मक दूरी होती है। तो आपको से अक्षांश है ये क्या है कोणात्मक दूरी, कोणीय दूरी। लेकिन ये कोणीय दूरी है किसके मध्य, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान के मध्य क्या है कोणात्मक दूरी है। अब यह है क्या है कोणात्मक दूरी कैसे, अब यह 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बना है। और अपन ने अक्षांश क्या पढ़ा है, तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु है, 90 डिग्री क्या है कोई बिंदु है, कोई स्थान है। अब अक्षांश को अपन ने क्या कहा है बिंदु कहा है, क्या कहा है बिंदु क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान के मध्य की कोणात्मक दूरी, यह कोण कितना बना 90 डिग्री का, यह क्या है अक्षांश है, क्या है अक्षांश है। अब उसके बाद में यह 70 डिग्री क्या है, पृथ्वी की सतह पर कोई स्थान है कि नहीं है, और यह अपन ने यहाँ पर क्या है यह बिंदु, यह भी इसके मध्य। अब यह पहले यहाँ तक तो 90 डिग्री का, अब कोण यहाँ तक बना धीरे धीरे, तो यह भी कोणात्मक दूरी है कि नहीं है। और उसके बाद में इसको अपन ने मिलाया तो यह भी क्या बना है कोण बना है, और यह भी क्या है कोण, यह कोणात्मक दूरी हुई कि नहीं हुई। उसी तरह से सब में भी यही होगी है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान और उसकी सतह पर स्थित स्थान के मध्य की जो कोणात्मक दूरी होती है वह कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती, क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं, क्या है अक्षांश रेखाएं, इसे समानांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है समानांतर बोला जाता है, क्योंकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वह हमेशा बराबर होता है। और जब दो अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप बराबर होगा तो उसे समानांतर रेखाएं कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो यह ध्यान रखना है अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती है, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का गैप हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। इसी वजह से अक्षांश रेखा को समानांतर अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, कल बताया था आपको, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली वास्तविक रेखाएं। क्या है वास्तविक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं क्या है, तो दो समान अक्षांशों को क्या है दो समान अक्षांश है, उन दो समान अक्षांश को मिलाने वाली क्या है दो समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है काल्पनिक रेखा है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती है, क्या कहलाती है अक्षांश कहलाती है। अब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों समान अक्षांश हुए नहीं हुए। अब ऐसे नहीं होगा जैसे 20 डिग्री उत्तर वाला ले लिया 20 डिग्री दक्षिण वाला, तो ये समान अक्षांश हुए क्या नहीं हुए।
यह उत्तर वाले होने चाहिए। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दो समान अक्षांश हुए कि नहीं हुए? इन दो अक्षांश का मान समान है कि नहीं है? 20 डिग्री है कि नहीं है? और दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली, दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली जो ये काल्पनिक रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यह भी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह भी क्या है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन अक्षांश का मान समान है कि नहीं है? दो समान अक्षांशों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और उसके बाद में ये 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री उत्तरी, तो इन दोनों का मान समान है कि नहीं है? तो इन दो स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब देखो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे घट रही है, बढ़ रही है? घट रही। और अब 90 डिग्री के समान अक्षांश होगा कोई पास में? है क्या? नहीं है। तो एक बिंदु के रूप में, इस वजह से 90 डिग्री के जो 90 डिग्री का अक्षांश है, क्या है? 90 डिग्री का जो अक्षांश है, उस अक्षांश के समानांतर क्या रेखा खींची जा सकती है? क्या नहीं खींची जा सकती है। इसी वजह से कल अपन ने पढ़ा था कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश के समानांतर कोई अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि बिंदु के रूप में। अब अपन ने क्या पढ़ा है? दो समान अक्षांशों को, अब 90 डिग्री के समान अक्षांश दक्षिण में है, तो ये समान नहीं होगा, क्योंकि उत्तर में ये कहाँ है? दक्षिण में। तो इस 90 डिग्री अक्षांश की कोई रेखा खींची जा सकती है? नहीं। अब रेखा नहीं खींची जाएगी तो उसे रेखा कहेंगे या बिंदु कहेंगे? बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। तो यह क्या है? यह बिंदुवत है। क्या है? बिंदुवत के रूप में है, पॉइंट के रूप में है। इस वजह से 90 डिग्री का कोई भी अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। इसी वजह से अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है, क्योंकि एक 90 डिग्री उत्तर वाली की नहीं खींची जा सकती है, एक 90 डिग्री वाले दक्षिण की नहीं खींची जा सकती है रेखा। तो टोटल अक्षांश 181, उसमें से दो की नहीं खींची जा सकती है, तो 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई है। ये अपन ने तो इसको माना है 20। अब प्रत्येक, जैसे 1 डिग्री का भी खींचा जा सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खींचा जा सकता है। प्रत्येक डिग्री की क्या है? अक्षांश रेखा खींची जा सकती है, लेकिन 90 डिग्री अक्षांश की नहीं खींची जा सकती है। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है? दो समान अक्षांश है कि नहीं है? तो खींची। यह 45 डिग्री क्या है? दो समान अक्षांश। यह भी क्या है? दो समान अक्षांश है। तो इसे क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में फर्क समझ में आ गया? तो सबसे पहले अपन ने देखा अक्ष के बारे में, फिर अक्षांश के बारे में, फिर अक्षांश रेखाओं के बारे में। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु का निर्धारण किया जाता है। किस जो अक्षांश रेखाएं हैं यह क्या काम आती है? एक तो क्या है? स्थान की स्थिति के निर्धारण में काम आती है। आती है कि नहीं आती है? उसे भौगोलिक निर्देशांक बोला जाता है। एक तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? जलवायु कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? अक्षांश रेखाओं के बीच का क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को क्या बोला जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो यह हो गया। अब उसके आधार पर अपन ने यह देखा है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है उसके आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को कितने जलवायु कटिबंधों में बांटा था? कल अपन ने 3 जलवायु कटिबंध में बांटा था कि नहीं बांटा था? कितने जलवायु कटिबंध? 3 जलवायु कटिबंध है। और इसमें अपन ने देखा था यह पृथ्वी का क्या है? मध्य से होकर जाने वाली जो अक्षांश है, इस अक्षांश का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को और क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। या इसे क्या कह सकते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। क्या है? इक्वेटर। अब इसके नाम ऐसे क्यों पड़े ये सब पता है ना आपको? अब उसके बाद में यह तो क्या है? 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है और यह 90 डिग्री क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। अब उसके बाद में यह भी ध्यान रखना है, यह 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश है कौन सी है 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश है कौन सी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। और उसी तरह से यह है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर यह है 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कह सकते हैं आर्कटिक रेखा। और उसके बाद में यह है 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कह सकते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कह सकते हैं अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव क्या कहलाता है उत्तरी अक्षांश कहलाता है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है साउथ पोल बोला जाता है। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और अपने का है जो भी जलवायु कटिबंध होते हैं उन जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है अक्षांश के आधार पर। क्योंकि सूर्य की किरणों का जो कोण है यह किस पर निर्भर करता है अक्षांश पर। किस पर निर्भर करता है अक्षांश पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ेगा सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा या घटेगा बताइए। जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ेगा तो सूर्य की किरणों का जो कोण है वो घटेगा या बढ़ेगा बताओ बताओ घटेगा। क्या होगा पक्का पक्का या बढ़ाएं अपन। यह है जैसे सूर्य की किरण आ रही है यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है 90 डिग्री का कोण बना है कि नहीं बना है। जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाएंगे यानी यह अक्षांश का मान 0 है उसके बाद 1 2 3 यानी अक्षांश का मान बढ़ रहा है 90 तक जाएंगे अक्षांश का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ रहा है तो सूर्य की किरणों का तिरछापन में क्या हो रही है तिरछापन में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। सूर्य की किरणों के तिरछापन में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पर यह देखो वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वृद्धि हो रही। जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी जैसे यदि अपन को यहाँ पर इसको समझे जैसे ये पृथ्वी का क्या है धरातल है। क्या है यह धरातल जहाँ पर अपन रहते हैं। अब उसके बाद में यह जैसे दोपहर को सूर्य है। अब यहाँ पर यह कोई स्थान ए है ये स्थान बी है ये स्थान सी है। अब यहाँ पर ये सूर्य की किरणें क्या पड़ रही सीधी पड़ रही है 90 डिग्री के कोण पर बन रही है 90 डिग्री के कोण पर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। इसका मतलब क्या है सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है लंबवत पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब तापमान अधिक होगा कम होगा अधिक होगा। अब यहाँ पर ये कोई स्थान यहाँ पर ये सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है तिरछी पड़ रही है। अब यहाँ पर ये कोण घट रहा है या बड़ा है 90 डिग्री की तुलना में कोण बड़ा है यहाँ पर या छोटा है कि नहीं है छोटा है ना। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना जैसे जैसे अपन जाएंगे ध्रुवों की ओर कहाँ जाएंगे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है सूर्य की किरणों में तिरछापन बढ़ेगा। तिरछापन बढ़ रहा है इसका मतलब सूर्य की किरणों का कोण घट रहा है। क्या है घट रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर तो क्या है सूर्य की किरणें ध्रुवों तक पहुँच पाती है क्या नहीं पहुँच पाती है। तभी तो वहाँ पर ध्रुवों पर क्या है बर्फ है क्योंकि तापमान है नहीं। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच में सूर्य की किरणें लगभग क्या पड़ती है सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है सीधी पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी गर्म होगी। उष्ण जलवायु होगी कि नहीं होगी। उष्ण का मतलब क्या होता है गर्म होगा। और दो अक्षांश के मध्य का गैप को क्या बोला जाता है कटिबंध। तो यह दो अक्षांश है इसके बीच का गैप है क्या कहलाता है कटिबंध कहलाता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया उष्ण कटिबंध गर्म कटिबंध क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है
लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों में यहाँ पर क्या है, तिरछापन बढ़ रहा है। और इस कटिबंध को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह भी अपन ने कल पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत और उष्ण। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा और उष्ण कटिबंध में जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा, मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा क्या, नहीं देखने, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ेगी, तब ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वर्ष भर तापमान ऊंचा रहेगा। वर्ष भर तापमान ऊंचा रहेगा तो क्या शीत ऋतु आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पर यह क्या है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, यानी ये मध्य अक्षांश वाला भाग है। इस वजह से गर्मी की ऋतु में गर्मी, सर्दी की ऋतु में सर्दी, ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो यह क्षेत्र है, यह जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस कटिबंध को क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत। शीत का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, ठंडा। तो शीत। तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा है, 3 कटिबंध। एक तो कौन सा है, उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में सेम अक्षांशों में फैला हुआ, 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5। और उसके बाद में यह कौन सा है, तीसरा है शीत कटिबंध। यह भी उत्तरी गोलार्ध में और यह भी कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। समान अक्षांशों में विस्तार है, 66.5 से लेकर 90, 66.5 से लेकर 90 तक। तो अपन ने जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किसके आधार पर किया है, अक्षांश के आधार पर। और जब आप आगे राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तब उसमें पहला ही कारक पढ़ेंगे अक्षांश। और अक्षांश राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अक्षांश के आधार पर ही क्या होता है, जलवायु कटिबंध का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर आपको अक्षांश समझ में आ गई ना। अब उसके बाद में अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, क्योंकि अक्षांश तो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन बात करें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। अब राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब जैसे यहाँ पर यह है अपना राजस्थान, यह है राजस्थान। अब यहाँ पर अपन मान ले इसको क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और यह पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कि नहीं बांटती है। इसके उत्तर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब बताइए इस अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में दिखाई दे रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में दिखाई दे रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दिखाई दे रहा है। तो एक सीधी बात यह आपको ध्यान रखनी है, आपको पूछ ले अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में राजस्थान नहीं है। फिर आगे देखेंगे देशांतर देखेंगे, तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में होगा। कौन से गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। और ग्लोबीय दृष्टि से देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि अब यह अक्षांश देखा है, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान यहाँ पर स्थित है और यह देशांतर है, तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, यह पूर्व है, यह पश्चिम है। तो देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। यह अक्षांश है और यह कौन सा है, उत्तर है, और यह कौन सा है, दक्षिण है। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। यदि दोनों को मिला दे तो अपन पूछे राजस्थान कौन से गोलार्ध में है,
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यह पता होना चाहिए। यदि अपन को सीधा ही पूछ ले कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उत्तरी मतलब अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी। और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और ग्लोबीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी। यदि सीधा ही पूछ ले राजस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यह है 0 डिग्री अक्षांश। यही संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का क्या करती है, निर्धारण करती है। और इसी अक्षांश के आधार पर देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। अब उसके बाद में आपको यह ध्यान रखना, यह 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 के बाद में क्या 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके लास्ट में कहाँ तक होगा, 90 डिग्री। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके लास्ट में कहाँ तक होगा, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक होगा। क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी का क्या है, अंतिम छोर है, अंतिम क्या है, बिंदु है। अब जैसे 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री है, यहाँ तक जाएंगे तो उसके बाद में ध्यान रखना, यहाँ से एक ये क्या जाती है, अक्षांश जाती है। देशांतर दिखाई दे रही है आपको, यह देशांतर क्या है, अक्षांश है। क्या है, अब इसमें कंफ्यूज कहाँ होना, मैं भले ही देशांतर बोलूं, है क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। क्योंकि आड़ी रेखाएं होती है, क्या होती है, अक्षांश होती है। अब यहां से ये जो अक्षांश रेखा जा रही है इसका नाम क्या है, 23 डिग्री। कर्क रेखा नहीं है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। अब यहां से राजस्थान की क्या शुरुआत होती है, राजस्थान में यहां से सीमा की शुरुआत होती है। अब आप पूछे राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहीं से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। और यहाँ पर राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अपन ने पढ़ा था अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर किसी स्थान की स्थिति का क्या होता है, निर्धारण हो रहा है। अब यहाँ पर राजस्थान की स्थिति का निर्धारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब राजस्थान की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, 23 डिग्री 3 में उत्तरी अक्षांश। और यहीं से राजस्थान की क्या स्थिति शुरुआत होती है, राजस्थान की सीमा क्या होती है, शुरुआत होती है। और उसके बाद में 23, 24, 25 ऐसे करके लास्ट में। अब यहाँ पर यह ध्यान है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट। अब यह ध्यान रखना 1 डिग्री होती है, उस 1 डिग्री में मिनट भी होती है कि नहीं होती है। तो अब ध्यान रखना है, अपन ने यहाँ पर टोटल अक्षांशों की बात कितनी की है, 181 बात की कि नहीं की। और अक्षांश रेखाओं की बात कितनी की, 179 बात की कि नहीं। यह तो किसके संदर्भ में, डिग्री के संदर्भ में। किसके संदर्भ में है, डिग्री के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, डिग्री के संदर्भ में है। यदि डिग्री के संदर्भ में बात करें तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। डिग्री के संदर्भ में बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179। और उसके बाद में ये डिग्री के संदर्भ में बात की, और डिग्री के संदर्भ में ही अपन पढ़ते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अपन ने यह तो बात कर ली कि टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है, लेकिन ग्लोब पर अनंत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। क्या है, ग्लोब पर अनंत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड में भी आगे क्या उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो अनंत खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं। तो डिग्री के संदर्भ में अपन बात करें तो टोटल अक्षांश 181 है। और उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ग्लोब पर अनंत अक्षांश रेखाएं, अनंत देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर उसका भी आगे धीरे धीरे क्या है, टाइम में डिवाइडेशन किया जा सकता है, मिनी सेकंड है वगैरह। तो ध्यान रखना
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। फिर 24, 25, 26 डिग्री, यानी एक एक डिग्री के संदर्भ में बात करें। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर यह कौन सी है, एक अक्षांश रेखा, और इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समाप्त होता है, शुरू होता है, समाप्त होता है, शुरू कहाँ से हुआ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू हुआ। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। अब इस अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति का निर्धारण हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था अक्षांश के आधार पर किसका निर्धारण किया जाता है, स्थिति का निर्धारण किया जाता है। कोई भी स्थान, जैसे राजस्थान स्थान है, इसकी स्थिति का निर्धारण अपन ने अक्षांश के आधार पर किया है। और इस स्थिति के आधार पर अपन को यह पता चला है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी अक्षांश, राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ से अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत होती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, यह पूछे तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ, बताइए कितने अक्षांशों में। जैसे यह 30 डिग्री 12 मिनट से, और उसके बाद में आप यह घटा 30 डिग्री 12 मिनट घटा, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उसमें से यदि आप 23 डिग्री 3 मिनट घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, घटा के बताइए। 12 में से 3 चले गए, पीछे कितने रहे, 9, और 30 में से 23 चले गए, पीछे कितने रहे। तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। और अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। अपन ने उत्तरी अक्षांश भी देख लिया, दक्षिणी अक्षांश भी देख लिया है। अब उसके बाद में यह ध्यान रखना है कि यह अक्षांशीय विस्तार तो अपन ने देख लिया, लेकिन यह कौन से जिले से प्रारंभ होता है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम यहाँ पर यह जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। और राजस्थान का यहाँ पर सबसे उत्तर वाला जिला, यहाँ पर यह कौन सा है, गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला है। अब आपको पूछे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कौन से जिले से शुरू होता है, बांसवाड़ा। कौन से जिले से समाप्त होता है, गंगानगर। कौन से अक्षांश से शुरू होता है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। कौन से अक्षांश पर समाप्त होता है, 30 डिग्री 12। सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट। सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, 30 डिग्री 12 मिनट। अब उसके बाद में यह भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है बोरकुंडा स्थान। कौन सा स्थान है, बोरकुंडा स्थान। यह बांसवाड़ा जिले में स्थित है और बांसवाड़ा जिले का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम गांव, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान है। और इस बोरकुंडा स्थान से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब आपको जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत होती है तो इसमें आपको ऐसे बताना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा नामक स्थान से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब ये बोरकुंडा बांसवाड़ा की कौन सी तहसील में रहती है, कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला, यहाँ से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है, कोणा स्थान है। कौन सा है, यह एक स्थान है, गांव का नाम है कोणा स्थान।
और यह कहाँ पर है? श्री गंगानगर तहसील है, श्री गंगानगरी जिला पड़ता है। क्या है? श्री गंगानगरी तहसील है और श्री गंगानगर ही क्या है? जिले में पड़ता है। कोणा स्थान, वहां तक राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। तो एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ध्यान से सुनना। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से बांसवाड़ा के बोरकुंडा स्थान कुशलगढ़ तहसील से शुरू होकर श्री गंगानगर जिले के कोणा गांव के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और यह 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में क्या है? फैला हुआ है। अब आपको पूछे राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा है। दक्षिणतम अक्षांश अलग होगा, दक्षिणतम बिंदु अलग होगा। तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंडा। राजस्थान की दक्षिणतम तहसील कौन सी है? कुशलगढ़। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट। राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणा। राजस्थान की उत्तरतम तहसील कौन सी है? गंगानगर। राजस्थान की उत्तरतम जिला कौन सा है? राजस्थान का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ तक आपको याद हो गया है। उसके बाद में आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।